हाँ, अब मेरे को ये बता दो आपको कौन कौन से में डाउट आ रहा है इसमें। 7th वाले में डाउट है? हाँ, 7th और 8th। हाँ, 8th में तो सबका रहेगा और 7th में भी रहेगा। बहुत बढ़िया, चलो स्टार्ट करते हैं। अपना टूल किधर है? हाँ? अरे यार सब छोड़ो, ये रहा टूल। जो जो बोलोगे भैया सारे डिस्कस करेंगे, बट स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। तो बेटा सबसे पहले कौन सा करेंगे? 7th कर लें? चलो, ये रहा आपका 7th क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। तो बेटा ध्यान देना इस वाले क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में था क्या, जैसे मैंने आपको ये बताया था कि जो सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है वो किस पे डिपेंड करती है? प्रेशर पे। और सॉल्युबिलिटी किस किस चीज से शो कर सकते हैं? मोल फ्रैक्शन, मोलारिटी, मोलालिटी, मास परसेंट, किसी से भी कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में यही बात हुई है। जैसे मैंने आपको एक फॉर्मूला लिखवाया था, क्या एक फॉर्मूला आपका था? प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। क्या लिखवाया था? प्रेशर इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स। यहाँ पे जो सॉल्युबिलिटी थी वो मोल फ्रैक्शन से शो करी थी ना, कोई डाउट यहाँ तक? अभी जो आपका ये वाला क्वेश्चन है, यहाँ पे आपको मोल फ्रैक्शन तो दिया ही नहीं, क्या दे रखा है? क्या दिया है? मास। तो मास से भी रिलेट कर सकता हूं कि मेरा पर्टिकुलर प्रेशर पर कितना मास डिसॉल्व हुआ। इज दैट क्लियर? तो यहां पर सिर्फ इस केस में आपको थोड़ी सी दिक्कत आती है, तो ध्यान देना यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला नहीं यूज होता। फॉर्मूला क्या यूज होता है? मास इज इक्वल टू के एच इंटू पी। क्या हम ये कह सकते हैं कि इसको कैसे पता लगेगा मास के, इधर के एच डालूं या इधर डालूं? कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी डाल। एक बात बताओ, जो के एच होता है वो एक फिक्स क्वांटिटी होती है क्योंकि कांस्टेंट है। फॉर अ पर्टिकुलर गैस के एच की वैल्यू चेंज नहीं होती। तो अब अगर मैं बात करूं यहाँ पे केस 1, देखो क्या कह रहा है? द पार्शियल प्रेशर ऑफ इथेन ओवर अ सॉल्यूशन कंटेनिंग इतने ग्राम ऑफ इथेन। प्रेशर कितना है बेटा? 1 बार। इतने ग्राम ऑफ इथेन के लिए इतने बार प्रेशर है। तो बताओ इफ द सॉल्यूशन कंटेन इतने ग्राम ऑफ इथेन, तो पार्शियल प्रेशर उसका क्या होगा? तो अगर मैं पहले केस में ये भाई m बाय p, बताओ कांस्टेंट आया कि नहीं आया? m बाय p क्या आया? कांस्टेंट। तो अगर मेरा KH गैस का, जब तक गैस नहीं चेंज होगी तब तक मेरा कांस्टेंट चेंज नहीं होगा। तो मैं ये कह सकता हूं m1 बाय p1 इज इक्वल टू m2 बाय p2। बोलो, इस बात में किसी को डाउट? बेटा ध्यान देना, गैस क्या चेंज हुई है? पहले भी इथेन थी, बाद में भी क्या है? इथेन। और KH की वैल्यू सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? हमारी गैस पे। तो अगर गैस मेरी सेम है तो KH चेंज नहीं होगा। तो अगर आप इसको ये भी लिखना चाहो ना, इसी फॉर्मूले को, प्रेशर इज इक्वल टू KH इंटू एम, बेटा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तुम कहोगे मतलब मैं कुछ भी कर सकता हूं? हाँ, इस केस में कर सकते हो। समझ आई या नहीं आई? तो आप इस हिसाब से, हाँ जी बोलो। मास की जगह नंबर ऑफ मोल्स लेके कर सकते हैं? बेटा एक बात बता, नंबर ऑफ मोल्स लेके कर तो दोगे, फिलहाल अभी अभी इस केस में क्या आपको मोलर मास पता है? अच्छा इथेन है ना, तो इथेन है तो आप वही तो करोगे, गिवन मास बाय भाई नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में प्रेशर, और दूसरे केस में नंबर ऑफ मोल डिवाइडेड बाय प्रेशर। तो नंबर ऑफ मोल्स में गिवन बाय मोलर मास, तो मोलर मास तो वैसे ही कट गया ना। समझ पा रहे हो? तो बताओ अभी हो पाएगा नहीं हो पाएगा क्वेश्चन? यहाँ पे पहला मास डालूंगा वो वाला, और प्रेशर डालूंगा 1 बार, नेक्स्ट अगला मास डालूंगा, प्रेशर निकाल लूंगा, हो जाएगा। पहले सबसे पहले ये बताना बेटा, वे क्लियर है या नहीं है? दिक्कत तब आती है जब वे ही क्लियर ना हो। कोई लोचा अठन्नी चवन्नी कर लोगे नहीं कर लोगे? चलें आगे, चलो नेक्स्ट। नेक्स्ट आपका इसी का क्वेश्चन दिखाता हूं बेटा, ये वाला क्वेश्चन देखना। अगले वाले क्वेश्चन में वो बात थोड़ी ज्यादा क्लियर हो जाएगी कि मैं आपको क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। ये ध्यान दो, मैंने पेज चेंज कर दिया था, यहां ध्यान दो। क्वेश्चन क्या लिखा है बेटा, तसल्ली से पढ़। क्या रहा है? व्हाट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन शुड बी प्रेजेंट? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन कितनी प्रेजेंट है इन अ ग्लास ऑफ वाटर? किसमें?
ग्लास ऑफ वाटर एट रूम टेम्परेचर, टेम्परेचर भी दे दिया और कह रहा है एज्यूम टेम्परेचर टू बी 25 डिग्री सेल्सियस, टोटल प्रेशर कितना है 1 atm। अरे भाई तुम सिंपल सी बात समझना, इस बात को समझना, ये ऊपर ये आपका ग्लास है, क्या है ये आपका ग्लास, इस ग्लास के अंदर कुछ वाटर प्रेजेंट होगा, बोलो हाँ या ना, वाटर प्रेजेंट होगा। अब इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है। मैंने आपको हेनरीज लॉ क्या बताया था कि जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है बेटा, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है वो किस पे डिपेंड करती है कि लिक्विड सरफेस के ऊपर प्रेशर कितना लग रहा है। अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ, ऊपर प्रेशर अगर 1 atm लग रहा है तो यहां पे मैं प्रेशर 1 atm कंसीडर करूंगा क्या, बोलो हाँ या ना, बोलो। याद रखो ये जो 1 atm प्रेशर है ये किसी एक गैस का नहीं है, क्या बोला मैंने, ये जो प्रेशर है ऊपर ये किसी एक गैस का नहीं है। और हम किसकी सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं, जल्दी बोलो, कहां है ये रहा, हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्रोजन की। तो मेरे को ये बताओ इस 1 atm प्रेशर में नाइट्रोजन कितना प्रेशर लगा रहा है, क्योंकि मैंने आपको फॉर्मूला क्या बताया है, मैंने आपको फॉर्मूला ये बताया था ना, प्रेशर ऑफ गैस, और कौन सी गैस, जो डिसॉल्व कर रहे हैं। तो यहां पे नाइट्रोजन का कैसे प्रेशर पता लगेगा, नाइट्रोजन का प्रेशर पता लगेगा, प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इनटू में पी टोटल। पहले तो आप पता लगाओ भैया जो गैस आप डिसॉल्व कर रहे हो उसका मोल, उसका इंडिविजुअल प्रेशर कितना है, क्योंकि मैं सिर्फ सॉल्युबिलिटी की बात कर रहा हूं, नाइट्रोजन कितनी सॉल्युबल है। एक बात बताओ, क्या अदर गैसेस डिसॉल्व हो रही होंगी, नाइट्रोजन के अलावा और हो रही होगी, बिल्कुल हो रही होगी, लेकिन क्या वो अदर गैसेस का मास पूछ रहा है आपसे या अमाउंट पूछ रहा है, वो सिर्फ किसका पूछ रहा है, नाइट्रोजन का। तो बेटा सबसे पहले तो तुम प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन निकालो, तो उन्होंने क्या दे रखा है, मोल फ्रैक्शन ऑफ नाइट्रोजन इन द एयर कितना है 0.78 इंटू 1 क्या है 1 atm, तो बता बेटा कितना प्रेशर आया 0.78 atm। और आपको एक चीज बता देता हूं, ये जो आपने ये जो फॉर्मूला यूज किया है ना, प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस इनटू पी टोटल, इस लॉ को बोलते हैं डेल्टन्स लॉ। क्या बोलते हैं, डेल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। मींस कि अगर मेरे को टोटल प्रेशर दे दो तो मैं एक पर्टिकुलर गैस का प्रेशर तब पता लगा पाऊंगा जब मेरे को उसका मोल फ्रैक्शन गिवन होगा। तो मेरे को टोटल प्रेशर भी गिवन था 1 एटमॉस्फेयर और इसका मोल फ्रैक्शन भी गिवन था, तो पी ऑफ गैस आ गया। इज दैट क्लियर। अब क्वेश्चन आता है यार मैं फॉर्मूला क्या लगाऊं, मैंने तो फॉर्मूला ये पढ़ा था, प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू केएच ऑफ गैस मल्टीप्लाई में क्या मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, यही पढ़ा था। लेकिन यहां पर अगर इस हिसाब से मैं बात करूं, मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन एक फ्रैक्शनल क्वांटिटी होती है, क्या होती है, तो उसकी कोई यूनिट होगी, मोल फ्रैक्शन की यूनिट नहीं होती। इस हिसाब से बेटा जल्दी बता केएच की यूनिट फिलहाल क्या आएगी, इस हिसाब से जो यूनिट प्रेशर की होगी वही आएगी ना, तो फिलहाल यहां पे यूनिट क्या आने वाली है, ये बात समझ आई या नहीं, एक इसको नहीं आई प्लीज टेल मी, बोलो। यहां पर केएच की यूनिट क्या आई एटीएम, क्यों, क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस की तो कोई यूनिट ही नहीं है ना। तो अब बेटा यूनिट से थोड़ा खेल खेलेंगे और इस क्वेश्चन को करेंगे, यहां से चालू होता है इस क्वेश्चन का सोल्यूशन, यहां ध्यान दो, चेक कर भैया यहां पे जो केएच की यूनिट गिवन है वो क्या गिवन है, बोल भाई केएच की यूनिट क्या गिवन है, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर बेटा मोलैरिटी, कैपिटल एम स्टैंड्स फॉर मोलैरिटी और mm ऑफ Hg स्टैंड्स फॉर प्रेशर, मोलैरिटी अपॉन mm ऑफ Hg, वेरी नाइस। तो यहां पर ध्यान देना, यहां पे KH ऑफ गैस की जो यूनिट आ रही है वो क्या आ रही है, मोलैरिटी अपॉन में mm ऑफ मरकरी। मतलब बेटा फॉर्मूला क्या रहा होगा, फॉर्मूला रहा होगा KH इज इक्वल टू ऊपर आया होगा मोलैरिटी और नीचे क्या आया होगा प्रेशर ऑफ गैस। बता फॉर्मूला डिराइव हुआ नहीं हुआ, क्या मैं ये बात बोलूं कि ये बात रटने की है, ये कोई ऐसा जो कहता हो कि मेरे को ये बात नहीं आ रही समझ। देखो बेटा जो नए हैं, आप नए हो, जस्ट चिल, टेंशन की कोई बात नहीं, आप भी अगर नए हो तो कोई दिक्कत, जो नया बच्चा है उसे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, नेक्स्ट ऑनवर्ड क्लास से समझ में आना चालू हो। अभी नया ही टॉपिक स्टार्ट करूंगा ना, समझ आएगा।
बट मेरे को ये बताओ, क्या ये वाली बात समझ में आई? हमने कैसे निकाला कि फार्मूला क्या यूज होना चाहिए, क्योंकि हमें ये फॉर्मूला तो पढ़ाया ही नहीं। हमने देखा KH की यूनिट में ऊपर मोलारिटी गिवन है, नीचे एक कोई ऐसा बच्चा है क्या जिसे कैपिटल M ना पता हो? अगर कोई ऐसा हो देन प्लीज डू लेट मी नो, मैं वो भी बता दूंगा। मोलारिटी सबसे पहले क्लास में बताया था ना। तो अब यहां पर आ जाओ, वो यही तो पूछ रहा है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ नाइट्रोजन क्या है। तो कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है? मोलारिटी। कॉन्सेंट्रेशन क्या होता है बेटा? मोलारिटी। मींस मेरे को मोलारिटी ही निकालनी है, तो KH ऑफ नाइट्रोजन है और प्रेशर ऑफ नाइट्रोजन है, उससे क्या कर दूं मैं? मल्टीप्लाई। बट दिक्कत पता है क्या है? मेरे को प्रेशर ऑफ गैस किस में दे रखा है? ATM में, लेकिन यहां पे यूनिट क्या है? mm ऑफ, अरे भैया KH की यूनिट तो mm ऑफ Hg है ना, तो 1 ATM में कितने mm ऑफ Hg होते हैं? 760। मींस मेरा ये जो फॉर्मूला है ये चेंज होके क्या बन गया? KH इज इक्वल टू, फिलहाल ऊपर आ गया मेरा मोलारिटी, नीचे क्या आ गया बेटा? जो मेरा प्रेशर है उसको किससे मल्टीप्लाई करूं? इंटू 760, ताकि जो ATM होगा 760 से मल्टीप्लाई करके mm ऑफ Hg हो गया, और KH में मल्टीप्लाई करेंगे तो डायरेक्टली क्या मिल जाएगा मेरे को? मोलारिटी। अभी बता समझ में आया कि नहीं आया? बच्चों आपका काम कैलकुलेशन समझना इस लेवल पे नहीं है, क्या समझना है? बट एक चीज और बता रहा हूं आपको, जहां भी कैलकुलेशन में दिक्कत है प्लीज लेट मी नो कि भैया मुझे तो ये डिवाइड करना भी नहीं आ रहा, वो भी मैं बता दूंगा। मतलब आप जिस लेवल पर कंफर्टेबल हो उस लेवल पे बात करेंगे। फॉर्मूला क्लियर है? तो अब अगर हमें ये सॉल्व करना है तो ये रहा मेरा KH 8.42 इंटू 10 की पावर -7, तो यहां डालूंगा क्या बेटा? 8.42 इंटू 10 की पावर -7, और ये P और 760 लाके मल्टीप्लाई करूंगा तो प्रेशर कितना है मेरा? 0.78 ATM, और मल्टीप्लाई करा 760, तो ये वैल्यू मेरी मोलारिटी में आ जाएगी क्या? कॉन्सेंट्रेशन की। इज दैट क्लियर बेटा? प्लीज टेल मी, अब कर पाओगे क्या? आप में से कोई ऐसा बच्चा जो कहता हो कि नहीं भाई अब भी नहीं हो पाएगा? हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं आता। चले अगला बता, अगला कौन सा डाउट है? अगला बोलो। क्वेश्चन 3 में से वही लिख रहा है ना कि वार्म वाटर में गैसेस एस्केप आउट हो जाएंगी। बिल्कुल 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 यही है। अब आपको एक छोटी सी चीज समझाता हूं। आप, मैं मान लो मछली को उस पानी में रखूं जिसमें ऑक्सीजन बिल्कुल ना हो, जिसमें ऑक्सीजन ना हो, वो सांस ले पाएगी क्या? आप बात को ना समझो। अगर वो ठंडे पानी में कंफर्टेबल है, इसका मतलब ये क्या है? बर्फ की सिल्ली के नीचे रख दूं, मतलब बर्फीले पानी में डाल दूं? नहीं, उतना ठंडा भी नहीं। बट अब उबलते हुए पानी में भी नहीं डालूंगा, क्योंकि वो तो गर्म और ठंडे, ऐसे में तो दोनों में ही मर जाएगी। लेकिन फिर भी अगर उसे पूछा जाए तो यहाँ पे जो एक होता है ना कि बात किस रेफरेंस में हो रही है, तो यहाँ पे रेफरेंस ये है कि अगर गर्म पानी होगा तो जो गैस होगी वो क्या होगी? अनडिसॉल्व हो जाएगी, क्योंकि गैस तो उड़ेगी ना आपके लिक्विड से, और गैस जब उड़ेगी तो अंदर मछली सांस कैसे लेगी? अरे भाई रहती है, मैं ये थोड़े कह रहा हूं पूरा पानी उबाल रखा है। मोर कंफर्टेबल वो कहां है? मोर कंफर्टेबल कहां है? हाँ, कंपैरेटिवली ठंडे में उसे ऑक्सीजन ज्यादा मिलेगा, और देखो ऑक्सीजन मिलेगा तो वो सरवाइव करेगी। यहां पे ये बात समझ आई वो किस रेफरेंस में बात कर रहा है? बोलो, अरे बोलो भाई। हाँ, चलें आगे, नेक्स्ट टॉपिक पे चले बेटा। हेनरीज लॉ खत्म हो गया। अगला टॉपिक जो आपका आता है उस टॉपिक का नाम है राउल्ट्स लॉ। और वो जो राउल्ट्स लॉ है हमने सबसे पहले पढ़ा था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सेकंड क्या पढ़ा था? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड से बेटा हमारे को कोई लॉ नहीं मिला था, गैस इन लिक्विड से हमारे को लॉ मिला। कौन सा लॉ मिला? हेनरीज लॉ। और थर्ड अब हमारा है, थर्ड क्या आ रहा है बेटा? थर्ड हमारा टॉपिक आ रहा है सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड इन, वेरी नाइस। अभी बताओ लिक्विड इन लिक्विड का एक एग्जांपल बताओ बेटा। अल्कोहल इन वाटर एक एग्जांपल है, कोका कोला में फैंटा मिला दो दूसरा एग्जांपल है। समझ रहे हो? बहुत बढ़िया। तो लिक्विड इन लिक्विड के बहुत सारे एग्जांपल है।
अब यहाँ पे सबसे पहली टर्म स्टार्ट करता हूं बेटा, जिसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। क्या बोलते हैं? वेपर प्रेशर। वेपर प्रेशर लिखने से पहले वेपर प्रेशर समझ लेते हैं कि होता क्या है। मान लो ये मेरा लिक्विड है, क्या ये मेरा लिक्विड? इस लिक्विड को अगर मैं ऐसा खुला छोड़ जाऊंगा तो बताओ ये कितने दिन तक टिका रहेगा इसी में? 1 दिन, 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 1 दिन तो उड़ जाएगा। लेकिन अगर इसको मैं यहां से बंद कर दूं, चल बेटा बंद हो जा, अब बताओ लिक्विड उड़ेगा? क्यों नहीं उड़ेगा? क्योंकि ऊपर से बंद कर दिया। लेकिन लिक्विड बदमाश है, ऊपर इसके थोड़े बहुत वेपर्स फिर भी बनेंगे क्या? अरे थोड़े बहुत तो फिर भी बनेंगे। तो ये लिक्विड क्लोज्ड कंटेनर में कितना प्रेशर लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। अब एक छोटी सी बात और, अगर नीचे से मैं हीट करता हूं तो बताओ ये वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा या नहीं होगा? कंफर्म? तो ध्यान देना बेटा, वेपर प्रेशर टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ता है। बोलो, टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। और क्लोज कंटेनर में कोई भी लिक्विड कितना प्रेशर लगा रहा है उसे क्या बोलते हैं? उसका वेपर प्रेशर। तो इस बात को हम लिख लेते हैं, लिख फटाफट लिख भैया। द प्रेशर अप्लाइड by vapors of any liquid in closed container क्या बोला? The pressure applied by vapors of any liquid in closed container is called its vapor pressure. Is called its vapor pressure. बेटा लास्ट क्लास में मैंने आपको प्रेशर की यूनिट्स बताई थी। प्रेशर की यूनिट क्या क्या बताई थी? एटीएम एटमॉस्फेयर, और बार बताई थी, पास्कल बताई थी, एमएम ऑफ एचजी बताई थी, और एमएम ऑफ एचजी को और क्या बोला था? टॉर भी बोला था। ठीक है, तो आज जो नए बच्चे हैं उनके लिए एक बात बता रहा हूं बेटा, जितने भी नए बच्चे हैं आप सुनना, प्रेशर की यूनिट मिलीमीटर ऑफ मरकरी में बात करी जाती है। जो हमारा 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है ना, 1 एटीएम, जो एटमॉस्फेयर हमारे ऊपर लगा रहा है वो लगा रहा है 760 मिलीमीटर ऑफ मरकरी। और कोई भी जो लिक्विड होता है ना रूम टेम्परेचर पे, उसका जो वेपर प्रेशर होता है 760 से कम होता है। क्या होता है? 760 से कम। ये वाली बात याद रखना, फटाफट लिख लो जल्दी से बेटा, प्लीज जल्दी से लिखेंगे इसे। आज की क्लास में समझने वाली चीजें ज्यादा है। लिख लिया? चलें आगे। अब यहां पर ध्यान देना बेटा, अब इस चीज को समझो। मान लो कोई एक लिक्विड ए है। क्या है? कोई एक लिक्विड ए, दूसरा लिक्विड है बी। क्या है भैया? कोई एक लिक्विड है ए और दूसरा लिक्विड क्या है? बी। तो जब इनको मैं रखूंगा क्लोज कंटेनर में तो इसका कुछ वेपर प्रेशर लगेगा, और इसको क्लोज कंटेनर में रखूंगा तो इसका भी कुछ वेपर प्रेशर लगेगा। तो प्योर लिक्विड कितना वेपर प्रेशर लगा रहा है उसको बोलते हैं वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। क्या बोलते हैं? लिक्विड। और अगर मैं इसके वेपर प्रेशर प्योर को ऐसे शो कर रहा हूं, देखो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए के प्योर वेपर प्रेशर को मैं शो करता हूं पी नॉट ए। नॉट स्टैंड्स फॉर प्योर और ए स्टैंड्स फॉर कि ए है, पी फॉर पी। और नेक्स्ट हमारा क्या आता है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी को कैसे शो करेंगे बेटा? पी नॉट बी। इज दैट क्लियर? अब कोई बंदा ये कहता है कि भाई मैं थोड़ा सा लूंगा ए और थोड़ा सा क्या लूंगा? बी। थोड़ा सा ए और थोड़ा सा बी, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा उठाता हूं, इन दोनों को थोड़ा थोड़ा लेता हूं, थोड़ा तुम्हें ले लिया, थोड़ा
तुम्हें ले लिया, तो बताओ अब दोनों को मैंने जब थोड़ा थोड़ा ले लिया, ठीक है, तो अब नया सॉल्यूशन बना सकता हूं, वो होगा ना लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन, ठीक है। तो लो भैया बना देते हैं, लिक्विड इन लिक्विड का सॉल्यूशन बना देते हैं, आओ भैया बनाओ। ये देखो, ये लिया मैंने हिम कंटेनर, अब इसके अंदर क्या क्या डाला हुआ है, A प्लस बी, बोलो समझ आया। अब जो इस पे वेपर प्रेशर लगेगा, क्या वो सिर्फ एक ही वजह से होगा, दोनों की वजह से होगा। तो अब क्वेश्चन ये आता है यार, अगर दोनों की वजह से प्रेशर होगा तो अब प्रेशर किसके इक्वल होगा, प्रेशर किसके इक्वल होगा। तो ये बात समझो। अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, अब जो बताने जा रहा हूं वो कुछ ऐसा सा मामला है कि अब जो मेरा वेपर प्रेशर आया सॉल्यूशन का, वो बराबर होगा प्रेशर अप्लाइड बाय ए लिक्विड प्लस प्रेशर अप्लाइड बाय बी लिक्विड। बेटा चेक करना, वहां पर नॉट लगा था, यहां पर नॉट नहीं लगा। नॉट स्टैंड फॉर कि अकेला लिक्विड है, कितना प्रेशर लगा रहा है, अकेला लिक्विड और कितना प्रेशर लगा रहा है, नॉट नहीं है, इसका मतलब ये है अब बेटा तू अकेला नहीं है, तुम्हारे साथ कोई और है। इज दैट क्लियर। तो बेटा इस बात को समझो, अब पीए कितना प्रेशर लगा रहा है वो डिपेंड करेगा कि आपने ए का कितना पार्ट डाला है। मान लो यार तुम एक ही डाल दो, एक बूंद, और सारा का सारा बी डाल दो, तो ज्यादा प्रेशर कौन लगाएगा, ए या बी। ऑब्वियस सी बात है। तो सिंपल सी बात है, ए का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा ए का प्रेशर उतना ज्यादा होगा, और बी का मोल फ्रैक्शन जितना ज्यादा होगा उतना ही प्रेशर बी का होगा। समझ गए। तो कहीं ना कहीं पी नॉट ए पी नॉट बी की जो वैल्यू है ये फिक्स है। किस पे डिपेंड कर रहा है कि लिक्विड कितना प्रेशर लगाएगा, मोल फ्रैक्शन। आ रहा है समझ, नहीं आ रहा आप बोलो बेटा, मोल फ्रैक्शन आता है समझ, पक्का। चलो कोई नहीं, धीरे धीरे अभी आएगा समझ। तो बेटा प्रेशर ऑफ ए क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ ए हो गया एक्स ए इंटू में पी नॉट ए, क्या हो गया बेटा, और ये एक्स क्या है, काय ए है, अरे काय मोल फ्रैक्शन, प्लस पी बी कितना हुआ, काय बी। ये बात समझ आई, बोलो हाँ या ना, फटाफट लिखेंगे इसे जल्दी से। हाँ हाँ, क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया बात है। लो भैया बेटा, अब भी अगर आपको कोई अठन्नी चौन्नी डाउट हो ना, प्लीज डू लेट मी नो कि मेरे को नहीं आ रहा समझ। आज शर्माओगे, हाँ बोलो, मोल फ्रैक्शन से क्यों करा है ये बात समझना। जैसे मान करके चलो यहाँ पे इसके 3 मोल है, ए के और बी के कितने हैं 7 मोल। आपको वैल्यूज से क्लैरिफाई करा देता हूँ। बेटा यहां ध्यान दो, मान लो पी नॉट ए की वैल्यू, जो पी नॉट ए है इसकी वैल्यू है 400 mm ऑफ एच जी, क्या है बेटा 400 mm ऑफ मरकरी, और पी नॉट बी की वैल्यू है सपोज कितनी ले लो 300 ml ले लो, 300 mm ऑफ एच जी। और मान लो यहां पर सपोज कुछ आपके हैं ए के 2 मोल्स और बी के कितने मोल्स हैं 3 मोल्स, तो ए का मोल फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए डिवाइडेड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ए प्लस बी। तो जल्दी बता मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कितना आया बेटा 0.4, तो 0.4, अरे यार 0.4 मोल फ्रैक्शन का मतलब ये है ना 40%, और 0.6 मोल फ्रैक्शन का क्या मतलब है 60%। तो जिसके 40% मॉलिक्यूल है उसका जो प्रेशर है उसका 40% ले ले, मीन 0.4 मल्टीप्लाइड बाय 400। बोलो समझ आया नहीं आया। काका जितनी परसेंटेज होगी मॉलिक्यूल की उतना ही तो वो कंट्रीब्यूट करेंगे, क्योंकि एक मॉलिक्यूल कुछ कंट्रीब्यूट कर रहा है ना, जितने ज्यादा मॉलिक्यूल उतना ज्यादा। और नंबर ऑफ मोल्स बेसिकली किस पे डिपेंड करता है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पे। अभी आया समझ भाई, दोबारा कह रहा हूं अठन्नी चवन्नी कोई सा भी डाउट प्लीज तसल्ली से पूछना, ठीक है। पीए को आपने काय और पी नॉट ए कैसे पुट किया, पीए को देखो सिंपल सी बात है, किसी भी कंपोनेंट का जो प्रेशर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उसके मोल फ्रैक्शन के। किसके होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल उसके मोल फ्रैक्शन के। तो अगर पीए का मोल फ्रैक्शन उसके पीए का प्रेशर उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटाऊंगा तो कोई कांस्टेंट आएगा या नहीं आएगा, बोलो। और वो कांस्टेंट लिक्विड का प्योर का वेपर प्रेशर होता है। तो यहां से आपका फॉर्मूला आया कि वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट वुड बी इक्वल टू का ए इंटू पी नॉट। इज दैट क्लियर।
और ये तो एक एग्जाम्पल था, ये वाला एग्जाम्पल है, मैंने ये 400 वैल्यू, ये 300 वैल्यू, ये 2 और ये क्या है, ये 3 वैल्यू है ना, ये मैंने लेट करी है बेटा, ये वाली वैल्यू। ओ क्या बात है, कट गया। कैसे करूं कि ना कटे, छोड़ो इसको मैं लिख देता हूं। लो भाई, कोई डाउट यहां तक? इसे तसल्ली से नोट करना भैया, आज की क्लास का काम यही है, ठीक है, आज की क्लास का काम यही है। फिर चलेंगे आगे, कहाँ चलेंगे? आगे। इन केस एनी डाउट प्लीज टेल मी। और जो बच्चे नए हैं, दोबारा मैं रिपीट कर रहा हूँ, प्लीज आज की क्लास में बिल्कुल टेंशन नहीं लेना, अभी नया टॉपिक कराऊंगा, वो समझ में आएगा। चले आगे, निकलिया? ठीक है। क्या आप बता सकते हो एक्स से क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज, कि लिक्विड के अंदर कितना ए प्रेजेंट है, क्या है? लिक्विड के अंदर ए कितना प्रेजेंट है। और एक्स बी क्या है? काय बी, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन। अब सोच करके देख बेटा, लिक्विड में ए का कुछ मोल फ्रैक्शन था और बी का कुछ था, क्या सारा का सारा ऐसा पड़ा रहेगा? नहीं, थोड़ा ए उड़ करके वेपर जाएगा और थोड़ा बी वेपर जाएगा। अब ऊपर टोटल वेपर्स हो गए, तो अब वेपर्स में कुछ ए है और कुछ बी, तो तुमने लिक्विड का मोल फ्रैक्शन तो काय ए काय बी लिख दिया, क्या वेपर के भी मोल फ्रैक्शन आएंगे? आएंगे। क्या आएंगे? वेपर के भी मोल फ्रैक्शन। ये क्या ऐसा हो सकता है? दो दोस्त धरती पे साथ रहते थे और बड़े जिगरी यार थे, जय वीरू टाइप, एक मर गया तो दूसरा दुखी दुखी रहेगा? अरे बोलो, लेकिन ये क्या अमर है क्या? ये अमर है क्या? है? यू भी मर गया, भाई तू मिल गया, भाई मजे ही मजे, नीचे भी मजे करते थे, ऊपर भी मजे करेंगे, करेंगे ना? तो क्या ऐसा हो सकता है कि जैसे हमारा देश परेशान है या पॉपुलेशन ज्यादा है, क्या ऊपर भी ऐसा होता होगा, यार यहाँ बहुत पॉपुलेशन हो रही है यार, ऐसा हो सकता है कि आत्माएं आपस में लड़ रही हैं, हट तेरे से बात नहीं करती मैं, अरे यार ऊपर की पॉपुलेशन का मुझे क्या पता, सिंपल सी बात है। तो समझो, जैसे आपका काय ए और काय बी लिक्विड कॉम्पोजिशन के मोल फ्रैक्शन है ना, वैसे ही मोल फ्रैक्शन आपके वेपर्स के भी निकलते हैं। और वेपर्स के मोल फ्रैक्शन निकालने का क्या फॉर्मूला है? जैसे कि पी ए आप निकाल लोगे ना काय ए इंटू पी नॉट ऐसे, और पीबी भी निकाल लोगे काय बी और पी नॉट बी से, इन दोनों को प्लस करोगे तो क्या आएगा? पी टोटल जो सॉल्यूशन का है, क्या आएगा? इसी पीएस को मैं पीटी भी लिख सकता हूं, इसी पीएस को क्या और रिप्रेजेंट कर सकता हूं मैं? पीटी। अरे भैया टोटल प्रेशर, सॉल्यूशन का प्रेशर। तो बेटा नेक्स्ट पेज पर आ जाना, हटा दू ये, तो यहां पर ध्यान देना कि एक चीज होती है वाई ए, वाई ए आपका होता है प्रेशर ऑफ ए डिवाइडेड पीटी, और एक होता है वाई बी, वाई बी आपका क्या होता है बेटा? प्रेशर ऑफ बी डिवाइडेड बाय पीटी। तो वाई ए और वाई बी हो क्या गया? वाई ए आपका हो गया मोल फ्रैक्शन, क्या हो गया भैया जल्दी बोलो? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन कौन से फेज, लिक्विड या वेपर? इन वेपर फेज। इज दैट क्लियर? इन वेपर फेज। और नेक्स्ट आता है हमारा वाई बी, वाई बी क्या हुआ बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज। तो कुल मिला के अगर आपसे अब कोई पूछे कि इस टॉपिक के अंदर टोटल कितने वेरिएबल्स हैं, तो क्या बोलोगे? पहला क्या है बेटा? पी नॉट ए, दूसरा क्या है? पी नॉट बी, तीसरा क्या है? पी ए, पी बी, काय ए, काय बी, फिर क्या है? एक पीटी भी है, फिर एक वाई ए और वाई बी। क्या आपको एक एक वर्ड अब पता है इसमें क्या क्या है? पूछूं? जल्दी बताओ, पी नॉट ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन, नहीं 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 क्या कह रहा है? पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड बी। काई ए क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन लिक्विड फेज। काई बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन लिक्विड फेज। उसके बाद वाई ए क्या है बेटा? मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन। ये समझ आया कि नहीं आया?
अभी अपन क्वेश्चन करने लायक है क्या? बोलो। और बेटा एक बात ध्यान देना, आपको मोल फ्रैक्शन निकालना है तो मोल्स चाहिए, और मोल्स कैसे मिलेगा? गिवन मास बाय, क्या कोई ये बोलता है क्या कि मेरे को गिवन मास बाय मोलर मास फॉर्मूला नहीं आता? आता है। वेरी नाइस। तो आओ बेटा क्वेश्चन करते हैं। हटा दूं ये, चलो भैया। तो नेक्स्ट ध्यान देना भाई, ये कहां गया, ये गया, ये बेटा अगला टॉपिक आ गया। अच्छा, और एक चीज और बाद में बताऊंगा, फिलहाल अभी तुम यहां ध्यान दो। ला भाई, बेटा क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन क्या क्या है पहले वो लिखेंगे। क्वेश्चन पढ़ेंगे और गिवन क्या क्या है वो लिखेंगे। आपको कह रहा है कि क्या क्या दिया है बेटा? आपको दे रखा है क्लोरोफॉर्म CHCl3, मतलब एक कंपोनेंट कौन है बेटा? क्लोरोफॉर्म CHCl3। इज दैट क्लियर? मतलब पहला कंपोनेंट कौन है? क्लोरोफॉर्म। और दूसरा कंपोनेंट कौन है बेटा? डाइक्लोरोमीथेन विच इज CH2Cl2। बताओ यहां तक क्लियर? अभी वो ये कह रहा है कि इनके वेपर प्रेशर किसके दे रखे हैं? क्लोरोफॉर्म और डाइक्लोरोमीथेन। तो इनके वेपर प्रेशर दे रखे हैं, तो क्या मैं इस चीज को ऐसे शो कर सकता हूं? P0 ऑफ CHCl3। अरे क्या हो जाएगा? P0 ऑफ क्या मैं ये करूं कि CHCl3 को A और CH2Cl2 को B लेट कर लूं? बोलो हाँ या ना। कर लो। इस बात में कोई डाउट आप लोगों को कि यार ये तू क्या कर रहा है, मेरे समझ में नहीं आ रही? तो ये आ गया P0A। बता P0A की वैल्यू कितनी दे रखी है CHCl3 वाले के? 200 mm ऑफ। वेरी नाइस बेटा। नेक्स्ट आ जाओ सेकंड। P0B कितना दे रखा है बेटा? 415 mm ऑफ मरकरी। इज दैट क्लियर? अब जल्दी से बताओ बेटा, नंबर ऑफ मोल्स दे रखे हैं क्या? कैलकुलेट द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग। चेक कर भाई। 25.5 ग्राम लिया है CHCl3 और 40 ग्राम क्या लिया है? CH2Cl2। तो ये गिवन मासेस हुए ना। गिवन मास को मैंने क्या बताया था? किससे लेट करेंगे? गिवन मास को किससे लेट करेंगे? वेरिएबल बताया था, W बताया था। नंबर ऑफ मोल्स को स्मॉल n। अरे वो 2 तो सॉल्यूट और 1 सॉल्वेंट था। यहां तो दोनों लिक्विड है ना, देखो कोई एक सॉल्यूट और कोई दूसरा सॉल्वेंट होगा। ठीक है, फिलहाल मैंने उन्हें A और B लेट कर लिया है। तो बेटा चेक करना, गिवन मास ऑफ A कितना है? 25.5 ग्राम। और क्या आप मोलर मास ऑफ ए निकाल सकते हो CHCl3 का? कार्बन का कितना होता है बेटा? 12, हाइड्रोजन का 1, क्लोरीन का 35.5। कितना आएगा CHCl3 का? 119.5 ग्राम पर मोल। यहां तक कोई लोचा? प्लीज टेल मी। उसके बाद गिवन मास ऑफ बी CH2Cl2 का 40 ग्राम दे रखा है। इज दैट क्लियर? और मोलर मास निकालोगे तो क्या आ जाएगा? मोलर मास ऑफ कितना आएगा जी? 12 और 2 14 और 35.5 71। कितना हो गया भाई? 85 हुआ ना? बोलो भैया। तो अब अगर आपको गिवन मास बाय मोलर मास पता है तो क्या निकल सकता है? नंबर ऑफ मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स क्या हो गया? 25.5 बाय क्या हुआ बेटा? 25.5 बाय 119.5, इतने मोल्स। इसे सॉल्व करके बताओगे कितना आ रहा है? फटाफट जल्दी से इसे सॉल्व कर लो बस, कोई एक बच्चा। 25.5 बाय 119.5 और ये सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ मोल ऑफ बी कितना आ रहा है बेटा? ए कंफर्म मान लो, सही बोल रहे हो? कैलकुलेटर से तो कर लोगे यार। 0.1221। इसमें भी 36 आंसर बता दोगे ना, भरोसा उठ जाएगा। एन बी बता कितना आएगा? गिवन मास ऑफ 0.47। तो बेटा यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स मिल गए। अब टोटल नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकाल सकते हैं भैया, जल्दी बताइए। हाँ भाई, टोटल नंबर ऑफ मोल्स किससे निकाल सकते हैं? एनटी Na प्लस एनबी। बोल हाँ या ना। कितना आया? 0.21 प्लस 0.47 कितना आ गया काका? 0.68। अब दोनों के अगर आपको मोल्स मिल गए तो दोनों के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे, और दोनों के मोल फ्रैक्शन आ जाएंगे। ले निकाल जल्दी से, काई की वैल्यू निकाल।
Na/Na प्लस Nb, और काई बी की वैल्यू क्या आ जाएगी? ओए सम क्या होता है दोनों मोल फ्रैक्शन का, अगर दो ही कंपोनेंट है तो 1, तो ऐसे मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आ जाएगा। जल्दी बता कितना आ रहा है एक्स से का, ये क्या आया? आपको समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? क्या इसमें भी लोचा है? बोल भाई, भाई लोचाओ प्लीज डू लेट मी नो कि भाई बहुत लोचा है, समझ नहीं आ रहा। जो ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं उन्हें कोई दिक्कत बेटा? चलो बढ़िया। बेटा मोल फ्रैक्शन ए का बताओ कितना आ रहा है? काई इज 0.308। एक कन्फर्म हो? लो जी, तुम्हारी बात मानी, 0.308। अगला बोलो क्या है? 0.692। तो आपको इनके मोल फ्रैक्शन मिल गए। अब पी टोटल कैसे निकल के आएगा? पी टोटल आ जाएगा आपका काई इंटू पी नॉट ए प्लस काई बी इंटू पी नॉट बी। बेटा प्लीज टेल मी हो जाएगा। और जब ये इन दोनों के इंडिविजुअल प्रेशर आए, इन इंडिविजुअल प्रेशर को क्या बोलूंगा? इन भाई साहब को बोलूंगा पी ए। अरे ये क्या निकल के आया होगा आपका? ये पी ए आया होगा, और वो क्या आया होगा? पीबी। और अब जब दोनों के पी ए और पीबी आ गए, पी ए और पीबी, तो अगला पढ़ो क्या लिखा है? मोल फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट इन वेपर फेज। और वेपर फेज में क्या बोलते हैं? वाई ए। और तो वाई ए की वैल्यू कैसे आएगी बेटा? पी ए बाय पी टी, और वाई बी की क्या आएगी? पीबी बाय पी टी। इज दैट क्लियर बेटा? अभी लो 1 मिनट का टाइम, एनालाइज करो क्वेश्चन। उस जगह पर जहां पे आप अटक रहे हो इंडिविजुअल बताना, बगल वाले से नहीं पूछना समझ आ रहा है नहीं आ रहा, वो कहेगा नहीं मेरे भी नहीं आ रहा, चुप बैठा रहे। ऐसा नहीं चाहिए। आप तसल्ली से अपना अपना एनालाइज करो और बताओ कि हर वो जगह जहां पर आपको यूं लग रहा है कि यार बाद में रटना पड़ेगा, यार मेरे से नहीं हो पा रहा, प्लीज डू लेट मी नो। अगर आपको कोई भी हल्का फुल्का डाउट हो इसमें, और बेटा शर्माना नहीं प्लीज। जी जी, टोटल प्रेशर यहाँ पे सोल्यूशन वाला प्रेशर है। और कोई डाउट? और भाई अपना अपना देखो, मिली जुली सरकार नहीं बनानी भाई, पेपर अलग अलग देने हैं सबको। तसल्ली से एनालाइज कर लो, कोई डाउट हो बता दो। अच्छा, अगली क्लास में भी डाउट हो तो बता देना। बताओ यहां तक समझ आया है? अठन्नी चवन्नी कोई लोचा? चलें अगले टॉपिक पे। इसका इसके होमवर्क कर लोगे? अब दिखा दो होमवर्क है, ये देखो। देख भाई, ये एक्सरसाइज 3 है बेटा, पहला क्वेश्चन। और समझना, इस वाले टॉपिक से बहुत ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं पूछे जाते। जो लेवल है वो ये हैं, एक बार ट्राई करो। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है, इनके सॉल्यूशन के साथ। समझ गए? तब तक के लिए अगला टॉपिक स्टार्ट करें। अगला टॉपिक बोलो, आओ तो फिर चले ना, पक्का है? यहां तक कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं। अगला टॉपिक है बेटा हमारा, टॉपिक का नाम है फोर्सेस। क्या नाम है? क्या नाम है टॉपिक का? फोर्सेस। तो यहां ध्यान दो बेटा। जो पढ़ाऊंगा ना ध्यान से सुनना। क्या? ध्यान से सुनना, ठीक है? और पढ़ाई तक ही सीमित रहना। क्या बोल रहा हूं? सिर्फ पढ़ाई तक सीमित रहना, ठीक है? यहां ध्यान दो। 11th क्लास में नाम सुना था आपने? डायपोल डायपोल इंटरेक्शन नाम सुना था? एच बॉन्डिंग, हाँ, एच बॉन्डिंग। और लंडन फोर्स, लंडन फोर्स, डिस्पर्जन फोर्स, वैंडरवॉल फोर्स। क्लियर रहते हैं ये क्या है? हाँ क्लियर है? बता कौन सा ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, डायपोल डायपोल इंटरेक्शन या एच बॉन्ड? एच बॉन्ड। और डीडी इंटरेक्शन या लंडन फोर्स? डीडी इंटरेक्शन ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। एच बॉन्डिंग और डीडी इंटरेक्शन में क्या फर्क है? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के बीच में? वेरी नाइस, वेरी नाइस।
लेकिन मैं फिर भी पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये इतना जो जो इसने बोला वो बात आपको क्लियर है? सारे बोलो भैया। अच्छा चलो अब डिस्कस सारा करेंगे। देखो 11th क्लास के आपके 60% कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो 11वीं से उठ के डायरेक्ट क्या आता है 12th में आते हैं, तो मैं तो मान के नहीं चलूंगा आपको आता है। जब अपन क्वेश्चन लगा रहे होंगे तब एक अलग बात होगी कि हाँ पता होगा कि हम सबने कर रखा है, एटलीस्ट एक बार सारी चीज गो थ्रू करेंगे बेटा। बेटा यहाँ ध्यान देना अब जो मैं बता रहा हूँ आपको, और इसको बहुत तसल्ली से समझते हुए चलना। आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, ये बेटा HCl है, क्या है ये? HCl, और ये भी क्या है? HCl है। कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है? Cl। तो Cl पे स्लाइटली नेगेटिव और H पे स्लाइट पॉजिटिव चार्ज आया होगा। सेम H पे स्लाइट पॉजिटिव और Cl पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आया होगा। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि कोवेलेंट मॉलिक्यूल था, बीच में इलेक्ट्रॉन रखना तय हुआ था? क्या तय हुआ था बेटा? कि इलेक्ट्रॉन कहां रखेंगे? बीच में। लेकिन क्योंकि क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, उनने बदमाशी से इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे, और जब इलेक्ट्रॉन अपने पास खींचे तो यहां नेगेटिव चार्ज ज्यादा और यहां इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी हो गई ना। तो क्या मैं बोलूं कि ना चाहते हुए भी इनकी हरकतों के कारण यहां पर एक डायपोल जनरेट हो गया? अरे प्लस माइनस चार्ज का सेपरेशन, बोलो भाई। और इस सेम इस मॉलिक्यूल में हुआ होगा प्लस और माइनस। तो अब आप ये बात जानते हो, इस H का इस Cl से बॉन्ड है, इस H का इस Cl से बॉन्ड है, जानते हो? क्या इस माइनस का इस प्लस से अगर बॉन्डिंग है मतलब इंटरैक्शन है, क्या इस माइनस को इस वाले से कोई इंटरैक्शन करनी चाहिए? बोलो हाँ या ना। करनी चाहिए क्या? ये प्लस माइनस अट्रैक्ट करते हैं, दुनिया जानती है, लेकिन किसका प्लस और किसका माइनस? क्या कोई भी प्लस किसी भी माइनस से? बोलो। अच्छा मतलब कोई भी प्लस किसी भी माइनस को नहीं करेगा? पूछेगा? मैं आपसे इंटरेक्शन कर लूं, मैं आपसे कर लूं, पूछेगा क्या प्लस? अबे भाई वो प्लस चार्ज है, उसको चाहिए सिर्फ नेगेटिव, अब वो कोई सा हो, अपने को मतलब प्लस को मतलब नहीं है। तो यहां ध्यान देना बेटा, ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस इस माइनस से इंटरैक्शन कर सकता है, और क्योंकि ये एक डायपोल है, क्योंकि ये एक डायपोल है, तो इसका प्लस जब इसके माइनस से इंटरैक्शन कर रहा है देन इट इज कॉल्ड डायपोल डायपोल इंटरैक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसे? डायपोल डायपोल। पहले ये बता, ये बात समझ आई कि नहीं आई? कंफर्म। अब आ जा नेक्स्ट केस पे। नेक्स्ट आता है आपका HF मॉलिक्यूल। कौन है? HF। बता कौन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, फ्लोरीन या क्लोरीन? पक्का? तो फ्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रॉन H से खींच रहा होगा या क्लोरीन? ये इस बात को समझना भाई, अगर तुम्हारा क्लोरीन इतना इलेक्ट्रॉन खींच रहा था, थोड़ा सा, थोड़े एक्सटेंट से, यूं भैया खींचेंगे थोड़ा ज्यादा। क्यों खींचेंगे? बिकॉज फ्लोरीन इज मोर। ओहो बदमाश हो रहे हो? हाँ जी हम तो हैं। तो अगर तुम बदमाश ज्यादा हो तो बेटा तुम्हारे पे नेगेटिव चार्ज भी ज्यादा आएगा, बोलो हाँ या ना। पॉजिटिव भी ज्यादा आएगा, सेम यहां होगा, यहां पे नेगेटिव भी ज्यादा, और सेम यहां होगा यहां पे। बताओ समझ आया? तो कुल मिला के जो यहां डायपोल बना, जो यहां डायपोल बना, उस बात को समझना, जो यहां यहां डायपोल आपका बना है बेटा, यहां आपका आया नेगेटिव चार्ज ज्यादा, और यहां क्या आया ज्यादा, और यहां पे नेगेटिव ज्यादा, और यहां पर। तो तू सच्ची सच्ची बता, डीडी इंटरेक्शन किसका स्ट्रॉन्ग होगा, HCl वालों का या HF वालों का? किस खुशी में? अरे चार सेपरेशन ज्यादा है। क्या चार सेपरेशन? अब ये चार सेपरेशन इतने ज्यादा है कि ये चले तो थे एक दूसरे से इंटरैक्शन बनाने। क्या चले थे बेटा? कि बस हम बातचीत करते हैं, ज्यादा कुछ नहीं है। क्या बातचीत करते हैं, लेकिन इनकी बातचीत क्योंकि इंटरैक्शन बढ़ी ना, और इंटरैक्शन इतनी बढ़ी कि अब इनका क्या बन गया है? क्या बन गया है? बॉन्ड। क्यों बना बॉन्ड बताओ? क्यों ज्यादा थी? क्यों ज्यादा था? हाँ तो बेटा ध्यान देना, किसी से इंटरैक्शन अगर बढ़ जाए तो वो कब बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगी? नहीं पता लगेगा। समझ आ रही है बात? तो इस बात को तसल्ली से समझो कि जब इंटरैक्शन इंटरैक्शन नहीं रह जाती और बन जाता है बॉन्ड, तो हम उसे बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्या बोलते हैं बेटा? क्यों H बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग है एज कंपेयर टू DD इंटरैक्शन?
बिकॉज चार्ज डेंसिटी डायपोल की एच बॉन्डिंग वाले केसेस में ज्यादा होती, वो चाह के भी सिर्फ इंटरैक्शन तक सीमित नहीं रह सकते। इज दैट क्लियर? क्या मैं बोलूं एच बॉन्डिंग एक स्पेशल केस है डीडी इंटरैक्शन का? जी हाँ बोलो। और स्ट्रेंथ एच बॉन्ड की ज्यादा है एज कंपेयर टू डीडी इंटरैक्शन। तो ये वाली बात आपको समझ आई या नहीं आई? अब क्वेश्चन आता है बेटा, मुझे कैसे पता लगेगा कि कब एच बॉन्डिंग और कब डीडी? ये बात हो सकती है कि मुझे कब पता लगेगा कि कब एच बॉन्डिंग या कब डीडी? तो बेटा ध्यान देना, सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जहां पर डायपोल डायपोल इंटरैक्शन नहीं एच बॉन्डिंग होती है। क्या बेटा? सिर्फ 3 केसेस ऐसे हैं जहां पे एच बॉन्डिंग होती है, और वो केस हैं HF, HO और HN। क्योंकि मैं ये कह सकता हूं कि अगर मेरा देखो इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भैया भी है, इलेक्ट्रोनेगेटिव ये भैया भी है, लेकिन ये थोड़े कम थे और ये थोड़े, देखो बच्चे सारे शैतानी करते हैं, जो बच्चा शैतान ना हो थोड़ा बहुत तो मजा नहीं आता, लेकिन कोई बहुत ज्यादा कर रहा है कि पापा मैं खेलने गया था मैंने उसका सर फोड़ दिया, अरे कैसा है भाई तू, चल कोई नहीं गलती से हो गया होगा, अगली बार गया फिर वही रिपीट, फिर गया फिर वही रिपीट, फिर तो ये तो ज्यादा हो रहा है ना जी। तो बेटा डीडी इंटरैक्शन ये है, और जब ये ज्यादा हो जाता है तो क्या बन जाता है? एच बॉन्डिंग। याद रखना ये वाली जो बॉन्डिंग है वो इस वाली बॉन्डिंग जितनी स्ट्रॉन्ग, ये इलीगल बॉन्डिंग है, और ये क्या है? ये लीगल बॉन्डिंग है। समझ गए? क्या मैं बोलूं कि ये 2 मॉलिक्यूल के बीच का फोर्स है तो इसको बोलेंगे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। क्या बोलेंगे? क्या इसे बोल सकता हूं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स? हाँ, अरे फोर्स तो दो मॉलिक्यूल के बीच का है ना, वो बात अलग है कि हमने बॉन्ड बना लिया। बात समझ आई? अब इस बात को मैं समझा देता हूं। जब हाइड्रोजन किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट के साथ जुड़ता है तो वहां पे डीडी इंटरैक्शन नहीं क्या बनता है? एच बॉन्डिंग। तुम क्वेश्चन पूछोगे हाउ वुड आई कम टू नो दिस कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है या नहीं? यही 3 हमारे केस में है। किसी मॉलिक्यूल के अगर अंदर इन 3 में से कोई पाया गया, क्या बोला? किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर आपका डायपोल इन 3 की वजह से पाया गया तो मैं बोलूंगा उस कंपाउंड में कौन सी बॉन्डिंग है? एच बॉन्डिंग। समझ गए? फॉर एग्जाम्पल बेटा यहां पर आ जा, फॉर एग्जाम्पल एक मॉलिक्यूल है वाटर, जल्दी बताओ वाटर की शेप कैसी होती है? बेंट शेप होती है। तो बेटा यहां ध्यान देना, ये मॉलिक्यूल OH और H है। इज दैट क्लियर? क्या है बेटा? OH और H। अब बता O पे स्लाइट नेगेटिव चार्ज आएगा, इस पे स्लाइट पॉजिटिव आएगा, इस पे स्लाइट पॉजिटिव आएगा, बोलो हाँ या ना? और अगर इस पे आया है तो दूसरे वाटर मॉलिक्यूल का भी तो सेम ही मामला होगा, तो इस पे भी कौन सा चार्ज आएगा? स्लाइट पॉजिटिव, स्लाइट नेगेटिव, स्लाइट पॉजिटिव। अब बेटा मेरे को एक छोटी सी बात बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है ये डायपोल मेरे को कुछ ऐसा सा बनता हुआ दिख रहा है? बोलो जी, बोलो जी, बोलो जी। अरे लग रहा है क्या ऐसा डायपोल बन रहा है? डायपोल ऐसा जिंदगी में कभी नहीं दिखता। कैसा दिखता है? जल्दी बोलो कैसा दिखता है? डायपोल हमेशा ऐसा ही दिखता है। आपको दिख रहा है ना ऐसा सा? ऑलवेज फॉर्म लाइक दिस। डायपोल ऐसा ही दिखता है। तो माइनस प्लस माइनस प्लस, आप बताओ बेटा इसके बीच में डीडी या एच बॉन्डिंग? डीडी या एच बॉन्डिंग? ट्राई करो, आप चेक करना क्या इसकी इंटरनल बॉन्डिंग इन तीनों में से कोई पाई गई क्या? बेटे पकड़ा गया। तुम्हारी ना अलग ही पहचान है मार्केट में। क्या? किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इनमें से किसी की वजह से डायपोल आया तो उसे क्या बोलूंगा? वेरी नाइस। तो यहां पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या है बेटा? एच बॉन्डिंग। अगला मॉलिक्यूल बताऊं? बोलो। है नेक्स्ट आप लो एग्जांपल लो, क्या बोलते हैं HBr और HBr का? बोल भाई, बोल भाई, बोल जल्दी 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 बोल। क्यों डायपोल डायपोल? डीडी इंटरैक्शन। इज दैट क्लियर? अरे क्यों डीडी? बच्चों ये जो मैं बातें बता रहा हूं ये सिर्फ एक चैप्टर में रिपीट नहीं होंगी। कितने चैप्टर्स में रिपीट होंगी? अगले 5-6 चैप्टर में वर्डिंग्स बार बार आएंगे, डीडी इंटरैक्शन, फिर वर्ड आएगा एच बॉन्डिंग,
फिर आएगा वैंडरवॉल फोर्स, फिर आएगा डिस्पर्जन फोर्स, फिर आएगा लंदन फोर्स। तो आपको ये वर्डिंग्स क्लियर होनी चाहिए। बस मुझे ये बता दो ये बातें क्लियर है या नहीं है। अगर ये क्लियर नहीं है तो दिक्कत फेस करनी पड़ेगी, वरना नहीं। समझ में आ रही है? तो इस बात को समझना बेटा, यहां पर डी इंटरेक्शन है, वहां पे एच बॉन्डिंग है। चलो एक और पूछता हूं। ये मॉलिक्यूल है अमोनिया, अमोनिया का मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर ऐसा होता होगा। अब बता, अगर एक और अमोनिया का स्ट्रक्चर लाता हूं ऐसा ही, अरे दो मॉलिक्यूल के बीच फोर्स क्या होगा, डी या एच बॉन्डिंग? एच बॉन्ड। क्यों एच बॉन्ड होगा? क्यों एच बॉन्ड होगा? क्योंकि चेक करो ना उसके अंदर कैसी हो। अरे यार तुम पंडित जी के पास अगर जाओगे, पंडित जी हाथ देख के बता दो, तो वो अपना देख के बता देगा, अच्छा तुम्हारी हाथ होगी, तुम्हारी हाथ होगी तो तुम्हारा हाथ देखो ना फिर। अरे बोलो, किसी का भी हाथ देख के किसी का भी फ्यूचर बता दो, बोलो। तो बेटा चेक करना किसी मॉलिक्यूल के अंदर अगर इनमें से कोई, अरे ये एंटीक है भाई, क्या है ये बिल्कुल एंटीक है। समझ में आई बात? नेक्स्ट टॉपिक ये समझ आया? फटाफट लिख लो क्या क्या लिख रहे हो उसमें से। और बच्चों नोट्स थोड़े बनाते चलना। देखो नोट्स सुंदर हो ना हो उस पर कोई डिपेंड नहीं करती बात, आपके नोट्स होने चाहिए आपके पास, ठीक है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स बेटा कोई डाउट? चलो इसको लिख लो फटाफट, बढ़िया से लिख लो एकदम। और ध्यान देना ये जो टॉपिक है ये सिर्फ इस चैप्टर में काम नहीं आने वाला, आगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मस्त एकदम काम आएगा और बार बार काम आएगा ये। हो जाए तो बता देना भैया। एक HF और HBr तो फिर DD हो जाएगा। हाँ अभी कुछ केसेस और पेंडिंग है हमारे, ठीक है, जो मेरे को बताने हैं आपको। एक और बताऊं छोटा सा, चलो कर दें आगे। यहाँ ध्यान देना बेटा, ये जो आपका मामला है नेक्स्ट, ये आपका है H2। कौन सी गैस है ये? H2। अब कौन इलेक्ट्रॉन खींचेगा HH में? कोई खींचेगा क्या? हाँ कोई नहीं खींचेगा। इस पे भी जीरो चार्ज, इस पे भी जीरो, इस पे भी जीरो और इस पे भी जीरो। मीन्स अगर चार्ज सेपरेशन है ही नहीं तो आप बताओ क्या इन्हें अट्रैक्ट करना चाहिए? क्यों? आपने वो पढ़ा है ग्रेविटेशनल लॉ, एवरी ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स अट्रैक्ट दे। अरे करता है ना, क्यों करता है? क्योंकि करता है, मास है ना, दो मास एक दूसरे को क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। तो ये है ना दो मासेस, तो चार्ज ना होने के बावजूद भी ये थोड़ा बहुत अट्रैक्ट तो भैया करेंगे। बस मुझे ये बता दो ये जो अट्रैक्शन होगी क्या ये डी और एच बॉन्ड जितनी स्ट्रांग होगी? इस वाली इंटरैक्शन को जो नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स में, अरे यहां पे पोलैरिटी तो जनरेट ही नहीं हुई ना काका, क्या है ये? नॉन पोलर। तो जितने भी आपके नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स हैं यहां पर जो फोर्स लगता है मैं इसको बोलता हूं लंदन फोर्स। बोल बेटा समझ आया कि नहीं आया? एक और नाम रखें इसका, है एक और नाम है इसका बेटा डिस्पर्जन फोर्स। आपको कोई डिस्पर्जन फोर्स बोले या लंदन फोर्स बोले बात सेम है। और एक चीज और बता देता हूं जो किताबों में बहुत साल से गलत चली आ रही है,
एक्चुअली में वैंडरवॉल फोर्स बोलते हैं इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स को, और डी इंटरेक्शन हो चाहे एच बॉन्ड हो चाहे आपका ये लंदन फोर्स हो, ये सारे ही दो अलग अलग मॉलिक्यूल्स के बीच में हो रहे हैं, तो हुए तो सारे ही वैंडरवॉल, बट किताब स्पेशली इसको वैंडरवॉल लिखती है। क्या बोला मैं बेटा? आपको सही और गलत दोनों बता रहा हूं। गलत वाला किताब में पिछले कई सालों से चला आ रहा है, अगर हम ऑनलाइन चेक करते हैं, गूगल पे चेक करते हैं तो चीजें अपडेटेड है। तो आप बताओ वैंडरवॉल फोर्स कौन कौन से हैं? डी इंटरेक्शन, एच बॉन्ड और डिस्पर्शन फोर्स या लंदन फोर्स। बट किताब स्पेशली किसको वैंडरवॉल फोर्स बोलती है? डिस्पर्शन फोर्स। इज दैट क्लियर? आज यहां तक कर लेते हैं बेटा, होमवर्क आपको मिल गया है, ठीक है? होमवर्क नेक्स्ट क्लास में करके आना, और ये सारा नोट कर लो। मिलते हैं इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है? चलो बाय बाय। जी बोलो। सर आपने इफेक्ट ऑफ टेंपरेचर में रीचार्जेस तैयार हो जाता है। ये बता देता हूं, जो बेटा गैस की सॉल्युबिलिटी होती है ना, गैस जो सॉल्युबल होती है किसके अंदर? लिक्विड्स के अंदर। गैस जो लिक्विड्स के अंदर सॉल्युबल होती है वो एक एक्सोथर्मिक रिएक्शन होती है, मतलब गैस जब उसके अंदर डालती है तो हीट रिलीज करती है। इस कारण से अगर मैं टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा, तो क्योंकि प्रोसेस एक्सोथर्मिक है इसलिए वो फेवर नहीं करेगा और सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। इसी वजह से वो एक्वेटिक एनिमल वाला क्वेश्चन आया था। मैंने आपको बताया था ना, डिसोल्यूशन प्रोसेस दो टाइप के हो सकते हैं, एक्सो और एंडो। ये वाली बात समझ आई थी सॉलिड एंड लिक्विड में? तो ध्यान रखना, जो गैस की सॉल्युबिलिटी होती है लिक्विड्स में वो एक्सोथर्मिक होती है। गैस की जो लिक्विड में सॉल्युबिलिटी होती है कैसी होती है बेटा? एक्सोथर्मिक होती है, और टेम्परेचर बढ़ाने पर वो फेवर नहीं करेंगे। इज दैट क्लियर? यहां तक क्लियर? कोई डाउट? अगर ये हो गया तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? बाय बाय। सर एक चीज पूछनी। हाँ बोलो। सर आपने वो वैंडरवॉल्स वाला बताया, तो अगर पेपर में कोई क्वेश्चन आया तो हम तीनों को वैंडरवॉल्स मानेंगे या फिर सिर्फ वैंडरवॉल्स? देखो पेपर में अगर ये आया तो आप तीनों को वैंडरवॉल लिख करके आना, क्योंकि कई बार क्या होता है, मतलब टीचर्स को सबको पता है कि वो तीनों वैंडरवॉल है, ठीक है, लेकिन बस वो किताब में गलत लिखी हुई है, तो आप तीनों को वैंडरवॉल लिख करके आएंगे, ठीक है? ठीक है सर। चलो ओके।